नमस्कार गढ़देश शिवा में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त अरविंद जाड़ा। आज नगर पालिका की सरगर्मियाँ आपको दिखा रहा हूँ। बड़कोट नगर पालिका में आ रखा हूँ और हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल राउत जी हैं। देखते हैं किस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है और क्या कहना चाहोगे। ये इस सीट पे लड़ रहे हैं तो क्या इनका विजन होगा जी। गणदेश सेवा के सभी दर्शकों का स्वागत है। और गणदेश सेवा चैनल आज बड़कोट के गढ़ में खड़ा है। जिस जगह पे हमें बातचीत करें उसे बड़कोट का गढ़ कहा जाता है। ये भी कभी गढ़ था। गणदेश एक गणदेश में बैठ करके गणदेश के सेनापति से बात कर रहा है। आप सबका स्वागत है। घटनाक्रम यहाँ राजनीति जो चलता आ रहा है, कहीं निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होता है, फिर उतने के बाद ये घटनाक्रम होता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो समर्थन देने जाते हैं। किस प्रकार का लग रहा है आपको ये कहावत है बहुत पुरानी, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो मुझे लगता है कि कपिल देव रावत जी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जी। पहले तो विचारों का नामांकन रद्द हुआ और उसके बाद थोड़ा सा धैर्य का जहाँ पे परिचय देना चाहिए था, थोड़ा सूझबूझ जो दिखाई देनी चाहिए थी, एक मैच्योरिटी पॉलिटिकल जो वहाँ पे दिखाई दे रही थी, उन्हें दिखते हुए बहुत जल्दी निर्णय ले लिया। जबकि अभी चुनाव गरमाया ही नहीं, गरमाया क्या, मैं तो कहूँगा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। असल में जो चुनाव का जो लॉ है वो पकड़ेगा 12, 13, 14 तारीख के बाद, क्योंकि अभी स्कूलों की छुट्टियां हैं। आधा से ज़्यादा शहर खाली है। जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी वजह से ये शहर है, आसपास के गांव के इलाके के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उस शहर में है ही नहीं, वो गाँव में है। तो जब वो लौटेंगे तब जाके यहाँ का माहौल गर्म होगा। तो इतनी जल्दी मतलब एक राजनीतिक निर्णय ले लेना, किसी के समर्थन में चले जाना, मुझे लगता है कि जो सैंपथी कपिल देव रावत ने इकट्ठी की थी उसमें उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा है। कोई उन पे तरह तरह के एलिगेशन के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि इस तरह की कोई चीज़ें उनके बीच में घटित होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय कपिल देव रावत के समर्थकों द्वारा या कपिल रावत के कैंप द्वारा इस बड़कोट में दिया गया है। तो जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी निर्णायक भूमिका थी, अगर ये स्थिति मेरे साथ उत्पन्न होती, कपिल देव रावत ये कहते कि भाई हमें विजयपाल रावत जी को या कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना है, तो मेरा उनको भी यही सुझाव होता कि भाई आप जो भी निर्णय ले वो चुनाव से पहले की जो अंतिम रातें हैं उस दिन निर्णय ले, वो उस दिन महत्वपूर्ण चोट मानी जाती। लेकिन आज जो उन्होंने प्रहार किया है, कहीं ना कहीं वो अंधेरे में चलाया हुआ तीर है, जिसका निशाने पर लगने की संभावना है लगभग मतलब बहुत कम है। 1% मैं कह सकता हूँ कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वो सक्षम होगा। और बदले की भावना से देखो राजनीति नहीं होती है। आपके साथ कोई अगर बुरा करता है या किसी के लिए गड्ढे खोदता है, वो अपने लिए गड्ढे तैयार करता है। आप अगर उसके बदले की भावना में चले जाओगे तो आपको सिर्फ नुकसान और नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो बदले की भावना से राजनीति नहीं की जाती। राजनीति की जाती है धैर्य की क्षमता के साथ। सामर्थ्य को संभलना पड़ता है, धैर्य को संभालना पड़ता है, गुस्से को पीना पड़ता है, ईश्वर पे फैसले छोड़ने पड़ते हैं और जनता पे न्याय की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये जो फैसला है बहुत जल्दबाजी का है, इसके भविष्य में उनकी टीम को और उनको नए राजनीतिक नुकसान है। राष्ट्रीय पार्टी को मैं देखता हूँ जिनके पास राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल है, मात्र निर्दलीय प्रत्याशी के इर्द गिर्द सारा चक्रव्यूह जो बिछाया जा रहा है। कहीं राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पे निशाना साधते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या उनको लगता है, मैंने जब उनसे बात किया है कि आप कांग्रेस पे निशाना नहीं निर्दलीय प्रत्याशी पे साध रहे हैं, वही बात आपसे कह रहा हूँ कि आप राष्ट्रीय पार्टी पे नहीं निर्दलीय प्रत्याशी को ज़्यादा महत्व अपने नहीं, उसमें दिया जा रहा है। मैंने तो क्या कारण है मैं तो बिल्कुल भी निर्दलीय प्रत्याशी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं लगातार कह रहा हूँ कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होने वाला है। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि मेरा निर्दलीय से मुकाबला हो रहा है। बड़कोट का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समर चलता है, सब इनका संघर्ष चलता है। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कपिल देव रावत जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने जिस दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है वो ऐसा है जैसे शून्य करना हुआ अपने आप को। मैं तो बोल नहीं रहा हूँ कि इससे मजबूत हुए। अपने को तो शून्य किया पर आगे वाले को तो बढ़ा दिया। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ अगर वो निर्णय शायद लास्ट की 2 नाइट को लेते तो शायद उनको लाभ होता। उन्होंने तो उनको भी शून्य कर दिया और खुद भी शून्य हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ
कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से होगा। निर्दलीयों की गिनती तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें पायदान पर शुरू होती है। परंतु बीजेपी तो कह रही कि कांग्रेस स्वीप हो रही है। यहाँ पे कांग्रेस का तो कहीं जन आधार नहीं है, केंद्र से लेकर यहाँ तक कोई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो आप किस प्रकार से बोल रहे कि मुकाबला हो रहा है? राहुल गांधी ने संसद में एक धक्का मारा और 5 आदमी अस्पताल में एडमिट हो गए और उनको कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। आज अगर इस देश के अंदर कोई रानी दल बचा हुआ है नरेंद्र मोदी साहब के हिटलर शाही के बाद, तो कांग्रेस खड़ी है। आज नेता प्रतिपक्ष इस संसद के अंदर राहुल गांधी है, तो वो कैसे कह रहे हैं इस बात को? आज किस मोर्चे पे देख रहे हैं? अब आपको कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, कहीं पे समाजवादी पार्टी की साइकिल दिखाई दे रही है, डीएमके, वो एनसीपी दिखाई दे रही है? आज या तो फूल है या हाथ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ लड़ाई यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की होनी है। अन्य किसी दल का सैंपल तक याद रख पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। राष्ट्रीय पार्टियों पर ही चुनाव आएगा। राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी कम से कम 1500 वोटों से, नहीं तो 1000 वोट से तो स्टार्ट करते हैं, और 1000 वोट लाते 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 निर्दलीय प्रत्याशियों को दमा हो जाता है। तो राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला है। मैं कहीं नहीं मानता कि निर्दलीय कहीं हमारे मुकाबले में आ भी रहे। वो कितनी शराब बहा दें, कितना ही पैसा बहा दें, वो करेंगे क्या बेचारे? हो उनके पास कोई कैडर तो है नहीं। उनके पास किसी को विधायक निधि में अटका रखा है, किसी को ब्लॉक प्रमुख की निधि में अटका रखा है, किसी को जो डंपर चलते हैं रात के टाइम नहीं ओवरलोड उन पर अटका रखा है। तो ये लालच, लोभ, प्रलोभन के लालच में उन्होंने एक वातावरण तैयार कर रखा है। शाम तक अगर नशा में रहेगा आदमी तो नारे तो लगाएगा ही, लेकिन जो महिलाएं हैं वो शराब नहीं पीती है। देश की इस पालिका शहर में जो अधिकांश लोग हैं वो शराब नहीं पीते हैं। तो जो शराब पी रहा है वही मतदाता है, ये मानना गलत है। इस शहर के अंदर प्रबुद्ध लोग रहते हैं, प्रबुद्ध जनता रहती है। तो सिर्फ शराब और पैसे से चीज़ें मैनेज नहीं होती, और बदले की भावना से भी अगर कोई किसी के साथ खड़ा है उससे भी चीज़ें मैनेज नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूँ, अतुल रावत जी पूर्व चेयरमैन है बड़कोट के, कांग्रेस के टिकट पर चेयरमैन रहे। उनका एक कार्य है, वो हर एक आदमी को मैन टू मैन मार्क करना चाहते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी विजयपाल रावत है, जिसको इसी शहर के छात्रों ने 20 वर्ष पहले छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। आज वही नौजवान मेरी आयु में आकर के समृद्ध नागरिक बने। आज भी वो टीम मेरे साथ मैनेज है। हमने रिश्तों को मैनेज कर रखा है। हम लोगों से संबंधों के आधार पर राजनीतिक अपेक्षाएं कर रहे हैं, राजनीतिक समर्थन चाहते हैं, तो इसलिए हम निराश नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो निर्दलीय लोग इस टाइप से सोच रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पटक के रख देंगे, वो उनकी भूल है। धरातल पर कहीं कांग्रेस का प्रत्याशी सपोर्टर इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा जिस प्रकार अन्य पार्टी के प्रत्याशियों के दिख रहे हैं, निर्दलियों के दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूँ मैं। आपको क्या लग रहा है, कहाँ आपके समर्थक हैं जिस प्रकार से अन्य पार्टी? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पहला चुनाव है जो 24-25 दिन के अंतराल में गया है। चुनाव बेसिकली 7 से 12 दिन का होता है। राष्ट्रीय पार्टी है, थोड़ा जरा टिकट भी बहुत देर से देती है। नामांकन स्टार्ट हो गए थे, टिकट हमारे वितरित नहीं हुए थे, थोड़ा परिपाटियाँ ऐसी। लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टियों के नेतृत्व के, शीर्ष नेतृत्व के लोग यहाँ पे आएंगे, जब हमारे राज्य के राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के राज्य राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे, जब हमारे झंडे कंडे बाहर निकलेंगे, तो तब निर्दलीय तो क्या है, 1 साल से अपना पैसा बाहर है। मुझे ये लग रहा है कि विजयपाल रावत मट्ठा से मक्खन निकालने के चक्कर में नहीं। विजयपाल रावत दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनाता है। मट्ठा से मक्खन नहीं निकलता है। नहीं तो और लास्ट जो रात होती मक्खन का, जो लास्ट होता है गर्म पानी डालते हैं तब जाके उतने बाद मक्खन निकलता है। आप लास्ट रात में बोल रहे हैं कि अभी लास्ट रात हुई कहाँ है? आज तो 8 तारीख है, वोटिंग तो 23 तारीख को होनी है। इस शहर का इलेक्शन 15 तारीख के बाद गरमाने वाला है, क्योंकि मैंने कहा कि बड़कोट में 60% जनता भी बाहर है यहाँ से। स्कूलों की छुट्टियां पड़ी हुई है। आप किसी भी मकान में जाइए, अगर उस मकान में 5 लोग रहते हैं, 5 परिवार रहते हैं, तो 4 परिवार गायब है, 1 परिवार है। अभी तो जो मतदाता है वो वापस आया ही नहीं है शहर में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं टेक्निकल चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और रही चुनाव की बात, मेरे लिए ये चुनाव नया नहीं है। मैंने 2003-4 में छात्र का चुनाव लड़ा है, और छात्र का चुनाव तब ऐसे नहीं होते थे जैसे आजकल के चुनाव होते हैं। ये नगर पालिका का चुनाव भी उस समय इसकी अगर आप तुलना करें तो वो चुनाव भी उस चुनाव के सामने बहुत छोटा चुनाव था।
उस समय बहुत ताकतवर चुनाव होता था। मैं जानता हूँ कि मेरी जड़ें कहाँ कहाँ हैं। मैं अभी बड़कोट गांव के अंदर बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, ये हमारा घर है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से वोट नहीं पड़ता है। मैं अगर जिद पे आ गया, मैं अगर जिद पे आ जाऊं, और मैंने पहले किया भी है, मैं हर प्रत्याशी के परिवार से वोट लाने की क्षमता रखता हूं। ये मेरा राजनीतिक कौशल है और ये मैं करके दिखाऊंगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, चिंता मत कीजिए। अभी 15 तारीख आते आते पूरी तस्वीर बदल जानी है और अंत में फाइट मुकाबला दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच होना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। मैं अपना प्रतिद्वंदी अतुल रावत को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मानता हूँ, बाकी किसी को नहीं मानता। तो अध्यक्ष जी, आप चलो अध्यक्ष बन गए हैं, किस प्रकार का खाका आपका रहेगा? क्या शहर में दिखाई दे रहा है आपसे कि जो शहर में अभी तक हुआ नहीं? और क्या लगता है कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए छात्र जीवन के लिए? छात्र जीवन से आप उठे हैं, छात्रों के लिए क्या करना चाहोगे? गरीब माताओं के लिए क्या करना चाहोगे? किस प्रकार का खाका होगा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो छात्र है। छात्र 2 तरह के हैं। एक छात्र जो कॉलेज जाता है, वो पैदल जाता है, लगभग 5-7 किलोमीटर जाता है। नगर पालिका की बस लगेगी, छात्रों को निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा होगी। दूसरी चीज़, ये जो बाज़ार है, ये पूरे इलाके के गाँव का बाज़ार है। लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लिए बाज़ार में बैठने के लिए नगर पालिका का एक बेंच तक नहीं है। तो कम से कम अगर वो बस का इंतज़ार कर रहे हैं या कोई कहीं पे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कम से कम उनके लिए बैठने की जगह हो। सामान्यतः पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है कि आदमी जाए, उसे होटल में जाना पड़ता है। पानी पीने के लिए 2 रुपये की 10 रुपये की चाय पीनी पड़ती है। वो व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण लोग अपनी नगदी फसल लेके आते हैं, कोई खीरा लगाता है, कोई ककड़ी लगाता है, कोई सब्जी उगाता है, कोई टमाटर उगाता है, उसको बेचने की एक व्यवस्था हो। बाजार के अंदर इतनी दुकानें खोके जो हैं, उनके भविष्य पे संकट मंडरा रहा है। मैं चाह रहा हूँ उनको लीगल तरीके से कहीं पे सेटअप किया जाए। अगर वो 100 दुकानें तो कम से कम नहीं 250 दुकानें और बने, और उन दुकानों का आवंटन पहले उस व्यक्ति को जो वहाँ का किराएदार है। वो क्या रखा है कि दुकान आवंटन हो रखी है राम सिंह को और उसका किराएदार श्याम सिंह बना रखा है। तो नगर पालिका का जो किराया जा रहा है तो जायदा है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा किराया जा रहा है, यानी शोषण पे शोषण हो रहा है। तो जो आज दुकान पे किराएदार है, पहले उसको दुकान आवंटित होगी, तो जो दुकान का मालिक है उसको दुकान आवंटित होगी। फिर जो शहर में बेरोजगार महिलाएं हैं, कई महिलाएं हैं जो दुकानों में काम करती हैं, कई महिलाएं जो किसी उद्योगों में काम कर रही है, छोटा छोटा काम करके बच्चों को पाल रही है, उनको दुकान आवंटित करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर हम देंगे, उनको दुकानें देंगे। अगर नगर पालिका बड़कोट में कोई बजट आता है तो पर्टिकुलरली किसी एक समुदाय का ना हो, किसी एक इलाके का नहीं होगा बजट। छटांगा से लेकर सरूखेत तक जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, उसके साथ उसको योजनाओं का लाभ मिलेगा, स्वरोजगार भी उसको मिलेगा। अगर नगर पालिका में संविदा की नौकरियां आ रखी है, तो वो नौकरियां भी गरीबी और पात्रता के आधार पर बांटी जाएगी, उसमें जात बिरादरी का खेल नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों के खिलाफ एक नगर का जो ढांचा होता है, ऑडिटोरियम नहीं है, खेल के मैदान सारे खत्म कर दिए। एक बड़ा खेल का मैदान था, वहाँ पे हेलीपैड बना दिया। पता नहीं कहाँ तो हमारे जनप्रतिनिधि उस समय कुंभकर्ण की नींद में सो रखे थे। आप बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था ही नहीं रखोगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ, नशे का शिकार बनेंगे। सुरक्षा एक बड़ा विषय है, यात्रा का पड़ाव। पूरे शहर के सीसीटीवी खराब। मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर को सीसीटीवी सर्विलांस से कवर किया जाए। जितने वाचनालय हैं, पुस्तकालय हैं, स्टडी सेंटर हैं, वहाँ पे वाईफाई के जो इंटरनेट के फ्री जोन हम तैयार करेंगे, ताकि स्टूडेंट इंटरनेट की ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, कोचिंग क्लास को ले सके। तो इस तरह का हमारा एक सेटअप है। और इस शहर को 4000 गाड़ियों की पार्किंग की जरूरत है, क्योंकि सीजन में यात्रा का एक प्रेशर होता है और आज हर आदमी के पास संपन्नता है, हर आदमी के पास अपनी गाड़ी है। सड़कें इतनी तंग है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो 4000 गाड़ियों की पार्किंग देंगे और प्रत्येक वार्ड में पार्किंगों का जोन बांटेंगे। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और 7 वार्ड तक हम पार्किंग देंगे। 7 नंबर की पार्किंग हम सरूखेत में दे सकते हैं। वार्ड नंबर 6 की पार्किंग हम इधर दे सकते हैं तहसील के पीछे। वार्ड नंबर 5 की पार्किंग हम हेलीपैड दे सकते हैं। वार्ड नंबर 4 और 3 की पार्किंग हम बरोला में दे सकते हैं। वार्ड नंबर 1 की पार्किंग, 2 की पार्किंग हम छटांगा में दे सकते हैं। तो हमारे पास उसके विकल्प हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा पूरा शहर है, इसके अंदर आग का अग्निकांड बहुत बुरा होता है। लगातार अग्निकांड हो रहे हैं। अभी अग्निकांड हुआ यहाँ पे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुँचने में 2.5 घंटे लग गए। अगर भविष्य में वार्ड नंबर 3 और 4 में अग्निकांड हुआ, जहाँ की सड़कें ही नहीं है, जहाँ मोटरसाइकिल नहीं घुस पाती, आप सोचिए वहाँ की स्थिति हो जाएगी। पूरी की पूरी बस्ती जल के तबाह हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे 3 गदेरे बाजार में बह रहे हैं, इसके पानी को साफ सुथरा करके, उसमें जो सीवर लाइन के पाइप हैं उनको रोक करके, उसके पानी को सेंट्रलाइज करके एक बड़ा वाटर टैंक बनाया जाए, बड़ा वाटर रिजर्व टैंक बनाया जाए। और जो फायर लाइन की जो
वो है मतलब फायर ब्रिगेड की जो पानी की लाइन है उसको पूरे वार्डों में बिछाया जाए। जैसे पेयजल की लाइन बिछती है वैसी फायर सर्विस की लाइन बिछे, ताकि अगर आगजनी कहीं पे होती है, अग्निकांड होता है, अगर वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच पा रही तो कम से कम उस पाइप को खींच करके आग बुझा करके हम उसको काबू कर सकें। हम इस सुरक्षा की तरफ जा ही नहीं रहे। हम खड़िंजा बिछाने पे मस्त हैं, हम ठेकेदारी बांटने पे व्यस्त हैं, हम वही क्योंकि सर पुलिया उसमें बटिया ना बनाने में व्यस्त हैं। आप बोल रहे हैं खैंचा बिछाने में मस्त हैं, उस मस्त हैं, कहीं न कहीं आज जो समर्थक इतने उतावले हो रहे हैं, इतने अपने नेता के नारे लगा रहे हैं, आज जो उन पे खर्चा हो रहा है तो वो भी तो नहीं निकालना देखिए है। देखिए और जो आज मीट दाल जो परोसी जा रही कहीं उसका खर्चा भी तो निकालना होगा, इस इन्हीं में तो निकलता होगा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जहाँ तक समर्थक दिखाई दे रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक नहीं है। कहीं ना कहीं जाति, बिरादरी, गांव, क्षेत्रवाद, इसकी भीड़ है। अगर उनकी आइडियोलॉजी आप पूछोगे तो उनकी आइडियोलॉजी कुछ और निकलेगी। आप विधानसभा का चुनाव देखो तो वही लोग कहीं और नजर आते हैं, लोकसभा के चुनाव में वो कहीं और नजर आते हैं, पालिका चुनाव में अपनी बिरादरी में नजर आते हैं। तो ये छोटा चुनाव है, जाति बिरादरी पे आता है, तो इसलिए जिसकी बिरादरी बड़ी होगी उसके साथ ज़्यादा भीड़ दिखाई जाती है, इसकी जाति बड़ी होगी उसकी भीड़ ज़्यादा दिखाई जाती है। तो ये उसका चुनाव है। अगर वैचारिक चुनाव होता तो आदमी का जो असली जो वोटर है शहर का वो तो साइलेंट है। आप लगाइए पूरे शहर में माइक, सब साइलेंट है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सब काले को काला बोलना, सब जानते हैं कौन काला है, कौन सफ़ेद है, कौन नीला है, कौन पीला है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए जी, पैसा, शराब, मुर्गों, उसका एक अपना आनंद होता है, उसको भी कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वो सारा खेल है। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक शुचिता जो है वो कायम रखना बहुत जरूरी है। इस चुनाव को लड़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम इसी पे चुनाव लड़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे हैं। ये थे हमारे पास विजयपाल राउत जी, जिन्होंने वार्डों से लेकर प्रत्येक एक समस्या पे अपने विचार रखे हैं। कहीं न कहीं आपके ज़हन में भी ये सवाल होंगे। अगर आपको लगता है कि इसी प्रकार का कोई विकास का खाका है, देखना चाहते हैं, और हम प्रत्येक प्रत्याशी से उनके मन की बात आपके पास लाएँगे। बाकी आपका अपना मत है, क्या करते हैं, कैसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।